हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो सेशन होने वाला है हिंदी व्याकरण का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जो हिंदी व्याकरण में एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो सिर्फ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, बल्कि आप अगर आगे जा कर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होगा, है ना। तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और लगे रहिए अपने स्टडी में, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हर चैप्टर का एमसीक्यू को, ठीक है। किसी किसी में क्वेश्चन जो रहेगा वो 30+ होगा, किसी किसी में 50+ होगा, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे भी सवाल पूछे जाते हैं वो सभी सवालों का निचोड़ हमारे इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आज से शुरू करते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू के सवालों के जवाब देने की कोशिश, ठीक है। और जो भी सवाल है उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को उसका आंसर पहले ही पता है तो कमेंट भी करेंगे, ठीक है। आइए तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी पहली क्लास हिंदी व्याकरण एमसीक्यू का, है ना। तो हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं व्याकरण और भाषा। इस चैप्टर में हम लोग क्या जानते हैं? तो व्याकरण के बारे में जानते हैं, व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, व्याकरण में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसके बारे में जानते हैं, है ना। ये 2 भाग में बटा हुआ है। व्याकरण में पहला चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक व्याकरण पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में भाषा पढ़ते हैं, है ना। यही चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आज होंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए पहला सवाल है, वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है उसे क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग। वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या भाषा कहते हैं? बताएं। तो उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है। वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 6, 5 या 3? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 3, ठीक है। तो दोस्तों बहुत से बुक में जो है वो 3 ही बताता है, ठीक है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ेंगे और जो एग्जामिनर है वो जो चेक करता है वो एनसीईआरटी के बेस पे चेक करता है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही आंसर देंगे, है ना। तो व्याकरण को बच्चों जो बांटा गया है वो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो बी का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बी का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी? बताएं। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है या हिंदी है? तो सबसे बड़ी बात है, संस्कृत बहुत पुराना लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन भारत में हर कोई संस्कृत या नहीं बोलता है। तमिल हर कोई नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि तमिल जो है वो तेलुगु साइड में बोला जाता है ना, तमिलनाडु साइड में, ठीक है। उर्दू खास करके जो है वो मुस्लिम आबादी में बोला जाता है ना। उर्दू भी हर कोई नहीं बोलता है। लेकिन हिंदी जो है वो भारत के आपको हर शहर में, हर राज्य में, हर कस्बे में बोला जाता है ना। तो इसलिए भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है, ठीक है।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, मज़ा नहीं आ रहा, ग्रीन, ठीक है। आइए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृतिक से, वैदिक संस्कृति से या अपभ्रंश से। बताएं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृतिक से या वैदिक संस्कृति से या अपभ्रंश से, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है बच्चों, वो अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 5। निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू, अवधी, तेलुगु या कन्नौजी? बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बोलिए जल्दी। ऑप्शन नंबर 5 क्या होगा? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, वो है तेलुगु। कौन नहीं आती है? तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। आइए अगला सवाल, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताएंगे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी काव्य भाषा, डी राजभाषा। 6 का ऑप्शन क्या होगा? बोलिए। तो 6 का ऑप्शन जो होता है वो हमारा होगा काव्य भाषा, ठीक है। काव्य भाषा में ब्रज भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब कविता लिखा जाता है तो उसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राजभाषा में? दोस्तों, राष्ट्रभाषा में हम लोग हिंदी को नहीं रख सकते हैं, है ना। विभाषा में भी नहीं रख सकते हैं, तकनीकी भाषा में भी नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तकनीकी भाषा में आप देखेंगे कार्यालयों में, ठीक है, कोर्ट कचहरियों में, है ना, इन सभी जगह पे सिर्फ हिंदी बोलने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। अगर क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है, लेकिन इन जगहों पे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो अंग्रेज़ी इस्तेमाल होता है ना। आप देखेंगे। लेकिन भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे ये सवाल है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा राजभाषा। क्या होगा? राजभाषा। समझ में आ रही बात? क्या होगा ऑप्शन? राजभाषा, ठीक है, डी। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 8। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? ब्रज भाषा जो आया है बच्चों वो कहाँ से आया है? पश्चिमी हिंदी से आया है, बिहारी हिंदी से आया है, पहाड़ी हिंदी से आया है या पूर्वी हिंदी से आया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, सॉरी ए बंद हो गया यार। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 9। मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? जो भी बिहार से है उन्हें इसके बारे में जानकारी होगा, है ना। तो मगही जो है वो हमारे बिहार की भाषा है ना। ये कहाँ बोला जाती है? तो बिहार में मगही ज़्यादा बोला जाता है ना। तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा? बिहारी भाषा है। मगही कहाँ का भाषा है या बोली है? तो ये बिहारी है, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, सौरसेनी, ब्राह्मण या अर्धमगधी? बताइए। हिंदी खड़ी बोली जो है वो हमारी सौरसेनी से विकसित हुई है। कहाँ से हुई है? सौरसेनी से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्यों को वो संरचित किया गया था, ठीक है, वो कब किया गया था? बताएं। 1953 में,
1954 में, 1956 में या 1952 में? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। आइए अगला सवाल। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताएंगे। 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947। कब? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 14 सितंबर 1949 को, है ना। भाषा के मामला में जब संविधान में लिखा जा रहा था कि भाई किस भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में लिया जाए, तो बड़ी बहस हुई थी। ठीक है, तो ये भाषा वाला जो केस था, भाषा के बारे में जो संविधान में लिखना था, तो उसमें बहुत लंबी बहस हुई, जितना और किसी मामला में नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा भाषा के मामले में हुई थी, है ना। तो इसीलिए इसका निर्णय लेने में काफ़ी वक्त बीत गया था। तो 14 सितंबर 1949 को इसको पूर्ण बहुमत मिली कि हाँ भाई हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? कमेंट करेगा। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी की आदि जननी है प्राकृति, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? बताएंगे क्या होगा? हिंदी की आदि जननी है, क्या होगा? हमने ऊपर देखा था ना, कहाँ से ये जननी है, कहाँ से ये पैदा हुई है? तो ये हमारे अपभ्रंश से पैदा हुई है। कहाँ से हुई? अपभ्रंश से, है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या फिर 11 जून? बताएं। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, है ना। आइए अगला सवाल। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये सवाल बहुत इजी है, इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी में, सौराष्ट्री में या गुरुमुखी में? बताएं किस लिपि में? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है हमारे देवनागरी। का है? देवनागरी। ठीक है, आइए। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी? बताइए। 16 का छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो किस तरह की हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है या फिर पूर्वी हिंदी है? बताएं। तो ये जो है ये हमारी कहाँ की बोली है? तो पूर्वी हिंदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए चेक करते हैं। दक्षिण भारत, क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलौर, चेन्नई, मैसूर या हैदराबाद? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी हैदराबाद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 बी, ऑप्शन बी चेन्नई। ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय स्थित है? तो चेन्नई में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताएं। हिंदी भाषा का विकास जो हुआ उसका सही अनुक्रम क्या होगा? प्राकृति, अपभ्रंश, हिंदी या पाली? अपभ्रंश, फिर पाली, फिर प्रकृति, फिर हिंदी? कैसे हुई थी? या फिर ऐसे हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्रकृति? डी में है पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, हिंदी, है ना। हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है वो कौन सा होगा?
ये हमें प्रकृति से मिले, फिर अपभ्रंश में हुई, फिर हिंदी में हुई, उसके बाद पाली में हुई, है ना। ऑप्शन ए या फिर बी में अपभ्रंश थी, फिर पाली बनी, फिर प्रकृति बनी, फिर हिंदी बनी, क्या होगा? ऑप्शन सी में है पहले हिंदी थी, फिर पाली हुई, फिर अपभ्रंश हुई, फिर प्राकृति हुई। ऑप्शन डी है पहले पाली थी, फिर प्रकृति हुई, उसके बाद अपभ्रंश हुई, उसके बाद हिंदी हुई। ऑप्शन कौन सा सही होगा बताएं? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी। क्या होगा? बी, है ना। ठीक है, आइए अगला सवाल। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा, किसकी? तो इसका ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में जिस विषय पर बात हुई है वो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, है ना। आइए अगला सवाल। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताएं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मैंने बताया था ऊपर, गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी या रोमन। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी, है ना, देवनागरी। भारत की राजभाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा कौन सी है? पाली, हिंदी, संस्कृति या राजस्थानी, क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। हमने ऊपर भी इसे देखा है ना। ऑप्शन क्या होगा? बी। आइए अगला सवाल। भाषा शब्द संस्कृति के किस शब्द से उत्पन्न हुई है? भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुई है? बताइए। भाष्य, भाष्य, भाष्य या भाष्य, किससे हुई है? बताएंगे। तो ये हुई हमारी ऑप्शन नंबर डी, भाष्य। किससे हुई है? भाष्य। अगला क्वेश्चन। कितने तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है? किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है? वर्ण, शब्द, वाक्य, उपप्रयोग, सभी। बताएं क्या होगा? तो इनमें सभी होगी, उपप्रयोग सभी होगी, है ना। व्याकरण के अंतर्गत इस सभी के अंतर्गत बहुत ही डीपली पढ़ाई जाती है ना। वर्णों का अध्ययन किया जाता है ना। अक्षरों के बारे में, कहाँ से आवाज़ निकाली जाती है, कैसे लिखी जाती है, किन वर्णों को मिला के कैसा शब्द बनता है, उन शब्दों को मिला के कैसे वाक्य बनते हैं, है ना। फिर उसके बाद 2 पार्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं छंद विचार और चिन्ह विचार, है ना। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पे, है ना। आइए अगला सवाल। मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम है। क्या व्याकरण, भाषा, शब्द या वाक्य? बताइए। तो अगर मन के भाव को अगर दूसरों को बताना है तो उसमें आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? भाषा का। अगर भाषा नहीं रहता, बोलने ना आता हम लोगों को, तो हम लोग अपने मन के विचार को दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है? बताओ, किसी भाषा के लिखने का ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं या वाक्य कहते हैं? बताओ। तो लिखने का जो ढंग होता है, जो सिंबल होता है, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक है, वर्णात्मक लिपि है, सूत्र लिपि है या चित्र लिपि है? बताइए। 26 क्वेश्चन, दिस इज इम्पोर्टेंट। देवनागरी लिपि कैसे लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि है, सूत्र लिपि है या चित्र लिपि है? बताइए। तो देवनागरी लिपि जो है उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है ना। अगला सवाल,
कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, खरोष्ठी, देवनागरी या फारसी? दाईं से बाईं की ओर, दाहिना से बायां की ओर। तो रोमन में अंग्रेजी लिखते हैं तो बायां से दाहिना लिखते हैं, खरोष्ठी में भी बायां से दायां लिखते हैं, देवनागरी जब हिंदी लिखते हैं तो बायां से दायां लिखते हैं। लेकिन फारसी में जो उर्दू और अरबी लिखाई जाती है वो हमें दायां से बायां लिखा जाता है। कहाँ से लिखा था? दायां से बायां। तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, है ना। आइए अगला सवाल। रोमन लिपि क्या है? सूत्र लिपि है, चित्र लिपि है, वर्णात्मक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है? बताइए। तो ये है वर्णात्मक लिपि। क्या लिपि है? वर्णात्मक लिपि है। ठीक है। आइए अगला सवाल। भारत की प्राचीन लिपि कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा पुराना जो लिपि है वो कौन सा है? ब्राह्मी, देवनागरी, संस्कृत या रोमन? बताइए। तो भारत की प्राचीन लिपि जो है वो है हमारी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन ए, है ना। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? संस्कृत, नेपाली, रोमन या देवनागरी? तो दोस्तों इन तीनों की जो लिपि है वो है हमारी देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है। आइए लास्ट सवाल बचा है, उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताएंगे। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देवनागरी लिपि का विकास, तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है ना। क्योंकि रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखते हैं और गुरुमुखी में पंजाबी। ठीक है ना। तो आज हमने पहला चैप्टर में 31 क्वेश्चन देखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है, और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। आप लोग अच्छे से बने रहेंगे हर वीडियो में और अच्छे से स्टडी करेंगे। जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे सवाल करेंगे। अगर कोई ऑप्शन गलत बता रहा हूँ तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। या फिर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है कि ये ऑप्शन आपने गलत बताया था। ओके, चलो तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।